अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। छोटे से गैप के बाद आज हम फिर हाजिर हुए हैं जनाब अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अबाउट हमें बात करनी है। रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी। अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की जो है गैर मौजूदगी में होती है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब एक्चुअली रेस्पिरेशन कहते किसे हैं? रेस्पिरेशन है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को उनके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट करना ताकि उनसे एटीपी हासिल की जा सके, उनसे कैलोरीज हासिल की जा सके। उन एटीपी से, उस एटीपी से, उन कैलोरीज से वो बॉडी, वो मुतलका सेल जो है अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अगर ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अगर वो गैर मौजूदगी में होगी उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अब अगर हम बात रेस्पिरेशन की कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो मॉलिक्यूल पैदा होता है वो ग्लूकोज का है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन जो है वो उसकी बात कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। क्या है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है वो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जिस तरह की भी रेस्पिरेशन हो, दोनों के लिए ग्लूकोज का टूटना लाजिम और मलजूम है। ग्लूकोज टूटेगा, उसकी लाइसिस होगी, उसकी ब्रेकडाउन होगी, देन वो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो टूटेगा 2-3 कार्बन कंपाउंड में, पायरुवेट्स में टूटेगा। और जब 2 पायरुवेट्स बनेंगे 3 कार्बन वाले, वो पायरुवेट्स पे डिसीजन होगा कि वो पायरुवेट्स क्या वो आगे जाना चाहते हैं, उसके एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना चाहते हैं या एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाना चाहते हैं। मतलब ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक में भी होगी, एरोबिक में भी होगी, तो दोनों सूरतों में ग्लूकोज टूटेगा। अब ग्लूकोज का जो टूटना है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे है। कौन सा नाम है इसका जनाब? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है? कि जो 3 साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट ने जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को मुतारिफ कराया, जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को दरियाफ्त किया, तो वो तीनों का नाम जो है वो ईएमपी है। मतलब ई स्टैंड्स फॉर इम्बेडेन, 2 एम स्टैंड्स फॉर मैरऑफ एंड 3 स्टैंड्स फॉर पार्नास। तो 3 स्टैंड्स फॉर क्या है? पार्नास है। ये 3 साइंटिस्ट जो हैं, इम्बेडेन, मैरऑफ एंड पार्नास, ये तीनों साइंटिस्ट ने चूंकि इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को मुतारिफ कराया था, ग्लाइकोलाइसिस को मुतारिफ कराया था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईएमपी पाथवे कहा जाता है। मेरे के साइंटिस्ट की बुनियाद पर जिन्होंने इसको मुतारिफ दरियाफ्त किया था। अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है? ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म वो रीजन है जो कि जो है न्यूक्लियस से बाहर पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में वकूफ पजीर होती है ग्लाइकोलाइसिस। अब साइटोप्लाज्म 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक साइटोसोल में, एक साइटोजेल में। साइटोसोल वो पोर्शन है जो न्यूक्लियस के करीबी हिस्सा है, साइटोजेल वो है जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड है, वो करीबी हिस्सा है। साइटोसोल में तमाम तर सिंथेटिक एक्टिविटीज होती हैं और साइटोजेल में स्टोरेज होती है। अब चूंकि साइटोसोल में सिंथेटिक एक्टिविटीज होती हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस भी उसी साइटोसोल में वकूफ पजीर होती है। ये वहीं पे वकूफ पजीर होती है, सिंथेटिक एक्टिविटी वहीं पे होती है। अब हम बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। ग्लाइकोलाइसिस चूंकि एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का नाम है, जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड विल बी broken down, will be lysis, will be broken down into 2-3
carbon containing compound named as pyruvate. You can say that the breakdown of glucose 6 carbon containing compound, a monosaccharide into a pyruvate, another one monosaccharide having 3 carbon number in its structure. This is the process will be called as glycolysis. But now we are going to discuss about the breakdown of glucose, and the breakdown of glucose, we can say that the process of glycolysis will be done into 10 steps. ये 10 steps में जो वकूफ पजीर होगा, 10 steps में होगा, वो 10 steps कौन से हैं? पहले मरहले में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। प्रिपरेटरी फेजेस कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। ये 4 नंबर जो है वो स्टेप्स तक प्रिपरेटरी फेजेस होते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज को जो है वो एटीपी खर्च की जाती है, इसकी ब्रेकडाउन की जाती है। तो देन जो अगले हिस्सा है उसको पे ऑफ कहा जाता है, तो उसमें जो एटीपी खर्च हुई थी उनको रिटर्न बैक करने का जो है वो तो दौरानिया चलता है, वो टाइम होता है। अब क्या है, रिटर्न बैक करने का जो है वो दौरानिया चलता है। पहला मरहला फास्फोरिलेशन क्या है, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है उसके साथ एक एटीपी टूटेगी, एडीपी में कन्वर्ट होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी में कन्वर्ट होगी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। वो जो फास्फोरस यहां से निकलेगी एटीपी के एडीपी में टूटने से, वो फास्फोरस हेक्सोकाइनेज की वजह से, हेक्सो क्यों है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है इसलिए हेक्सो लफ्ज बोला गया है। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो इस प्रोसेस में एक्ट करेगा, फास्फोरिलेशन में एक्ट करेगा। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इस फास्फोरस जो यहां से निकलेगी उस फास्फोरस को वो इस ग्लूकोज में ऐड करवाएगा। जब वो इस ग्लूकोज में ऐड करवाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाएगा। पहला स्टेप जो कि फास्फोरिलेशन के नतीजे में हुआ था उसको हमने क्या कहा कि वो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, फास्फोरिलेशन हुई एटीपी की वजह से कि एडीपी में जो है वो कन्वर्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है आइसोमराइजेशन का। अब आइसोमराइजेशन में क्या होगा, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। किस में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ है तो ये आइसोमरिज्म है। मतलब कि आइसोमरिज्म किसे कहा जाता है, आइसोमरिज्म किनु कहते हैं जनाब, आइसोमरिज्म कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला ते चेंज ना करे मगर अपना स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज कर जाए तो उस कंडीशन विच की आख्या जाता, आइसोमराइजेशन आख्या जाता। तो इस प्रोसेस ਨੂੰ आइसोमरिज्म आख्या जाता। तो जनाब इत्थे की हो रहा है, इत्थे ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ C6 ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 13 ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 9 ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 6, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 13, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 9 ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ सेम है, लेकिन प्रॉब्लम इत्थे की होया, चेंजिंग इत्थे की हुई कि ग्लूकोज है कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जो फार्मूला चेंज हुआ है, आइसोमराइजेशन हुई है, आइसोमरिज्म हुआ है। इसमें क्या होता है, ये किस वजह से है, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज की वजह से। यहां पे एंजाइम एक्ट करेगा फास्फोहेक्सोज। फास्फोहेक्सोज क्यों, क्योंकि भाई 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 कार्बन में बदल रहा है, लेकिन उसके साथ फास्फोरस है तो इसको आइसोमराइजेशन इसकी कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम यहां पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट को वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन जाएगा देन फिर क्या होगा, फिर फास्फोरिलेशन होगी, फिर अनदर एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, देन हियर one phosphorus will be released from conversion of ATP into ADP. This one phosphorus will be added to fructose 6 phosphate and the formation of fructose 1,6 bisphosphate will be done here.
यहां पे फ्रक्टोज 106 बाइफॉस्फेट या बिस्फॉस्फेट जो है वो बन जाएगा, क्योंकि एक और एटीपी टूटी थी और उसमें एक और एटीपी कन्वर्ट हुई एडीपी में और फास्फोरस रिलीज होके जो है वो फ्रक्टोज को बाइफॉस्फेट बना दिया गया। और यहां पे फिर अगेन जो एंजाइम काम करेगा वो क्या होगा, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज ने क्या क्या कन्वर्ट किया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1 और 6 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 4 प्रोसीजर में जब फ्रुक्टोज 1 और 6 बिस्फॉस्फेट बन जाएगा उस वक्त क्या होगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी, क्लीवेज होगी। मतलब ये है कि एक फ्रुक्टोज 1 और 6 बिस्फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड में। और ये 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड कौन से हैं, एक G3P है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है। क्या है, दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है। लेकिन जब फ्रुक्टोज 1 और 6 फास्फेट बिस्फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा 2 3 कार्बन कंपाउंड में, तो उस वक्त जो एंजाइम काम करेगा वो एल्डोलेज है। कौन से एंजाइम होगा, एल्डोलेज जो है वो इसकी कन्वर्जन करवाएगा, किसकी जनाब, फ्रुक्टोज 1 और 6 बिस्फॉस्फेट की कन्वर्जन करवाएगा G3P में और DHAP में। DHAP यू नो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन जाएगा, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक तो G3P था, दूसरा था DHAP था। अब नेक्स्ट स्टेप में आइसोमराइजेशन होगी, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो मजीद कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमराइज होगा, क्योंकि इसके पास भी 3 कार्बन है, G3P के पास भी 3 कार्बन है। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो आइसोमराइज होके कन्वर्ट हो जाएगा G3P में, मतलब 2 G3P बन जाएंगे। तो वो किस तरह कन्वर्ट होगा, DHAP जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो G3P में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसको कन्वर्ट करवाने वाला एंजाइम कौन सा है, फास्फोट्राइओज आइसोमरेज। ट्राइओज क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन मौजूद हैं, तो फास्फोरस भी उनके साथ मौजूद है, तो वो क्या करवाएगा, उसकी आइसोमराइजेशन करवाएगा। जब 2 G3P बन चुके होंगे, कितने, ये मैंने यहां पे लिख दिया, एक G3P पहले बना था, एक G3P डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के जो है वो कन्वर्ट आइसोमराइज होने की वजह से बना, 2 G3P बन गए। जब 2 G3P बन गए, 6 स्टेप में पहुंचा, 6 स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। यहां पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हुई। अब यहां पे इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि NAD से NADH बनेंगे, 2 NAD से 2 NADH बनेंगे। क्यों, क्योंकि 2 G3P, मैं इकट्ठा बता रहा हूं, एक G3P के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के लिए एक NADH में कन्वर्ट होगा, दूसरी के लिए दूसरा NADH में कन्वर्ट होगा, तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। यहां पे क्या हुई, 2 हाइड्रोजन रिलीज हुई। अब चूंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोला गया, इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोला गया। लेकिन उसी वक्त जब हाइड्रोजन रिलीज हुई तो क्या हुआ, फास्फोरस जो एक फास्फोरस एक G3P के साथ अटैच हो गई, तो दूसरी फास्फोरस दूसरी G3P के साथ आके अटैच हो गई, मतलब 2 फास्फोरस जो है वो 2 G3P के साथ अटैच हो गई। पहले वो एक फास्फोरस रखती थी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट थी, अब वो 2 फास्फेट रखती है, तो क्या बन गया, 1 और 3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 1 और 3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। और ये किसके नतीजे में हुआ, किस एंजाइम की मौजूदगी में, G3P डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में, G3P डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो जो G3P था उसमें से क्या होगा, फिर फॉर्मेशन। अब ये पे ऑफ मरला शुरू हो गया है, यहां पे रिटर्न बैक करने जा रहे हैं, जो ATPs खर्च हुई थी, 2 ATPs खर्च हुई थी, उनको रिटर्न बैक किया जा रहा है। तो कैसे होगा जनाब, 2 ATPs जो हैं वो किस में कन्वर्ट होगी, ATP में कन्वर्ट होगी, 2 ADPs पैदा होंगी। क्यों, क्योंकि 2 G3P गए हैं ना, तो दोनों G3P दोनों रिएक्शन में जा रहे हैं, एक G3P का भी रिएक्शन चल रहा है, दूसरे G3P का भी रिएक्शन चल रहा है। एक G3P का रिएक्शन चलने के नतीजे में उससे एक ADP से एक ATP बनी, दूसरे GTP से एक ADP से ATP बनी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP कहा जाता है। और एंजाइम क्या होगा यहाँ पे इन्वॉल्व, फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम होगा, और नतीजतन क्या बनेगी, 3 फास्फोग्लिसरेट बनेगी, जिसके अंदर कार्बन कितने होंगे, C3A7O7 एंड फास्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आइसोमराइजेशन का, 8 स्टेप। इसमें क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरेट जो है क्या है,
3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगी। यहां पे चूंकि कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस मौजूद थी, कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस मौजूद थी, अब इसमें आइसोमराइजेशन होगी और फास्फोरस जो है कार्बन नंबर 3 के बजाय कार्बन नंबर 2 पे आएगी, कार्बन नंबर 3 के बजाय कार्बन नंबर 2 पे आएगी। जब कार्बन नंबर 2 पे आएगी तो आइसोमराइजेशन होगी और कौन सा एंजाइम उस पर काम करेगा? फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा जनाब? फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब 2 G3P थी तो इनसे 2 जो है वो आगे बन जाएंगे फास्फोग्लिसरेट बन जाएंगे, 2 G3P से 2 फास्फोग्लिसरेट बन जाएंगे। तो वो क्या होगा? फास्फोरस अब कार्बन नंबर 2 पे है, ये कार्बन नंबर की पोजीशन बता रही है, 3 फास्फोग्लिसरेट है कि कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस मौजूद है, तो ये उसकी पोजीशन बता रही है। कार्बन नंबर 2 पे फास्फोरस मौजूद है तो इसलिए यहाँ पे 2 फास्फोग्लिसरेट लिखा गया है। चूंकि हम फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देते हैं, कार्बन नंबर जहां पे उसको लोएस्ट नंबर अलॉट होता है, यहाँ पे उसे यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, आइसोमराइजेशन हुई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 G3P कन्वर्ट हुए जनाब, 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुए किसमें? 2 जो है वो 2 फास्फोग्लिसरेट में, और एंजाइम जो काम किया फास्फोग्लिसरोम्यूटेज काम किया। यहाँ पे लिखा है कि 3 का C3 से C2 पे आ गई फास्फोरस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन क्या है आपको पता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट बना है इसका फार्मूला भी देखें और 3 फास्फोग्लिसरेट का C3 इसके पास भी है, कार्बन नंबर 3 इसके पास भी है, उसके पास हाइड्रोजन 7 है, इसके पास भी हाइड्रोजन 7 है, उसके पास भी ऑक्सीजन 7 है, इसके पास भी ऑक्सीजन 7 है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो फास्फोरस जो यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे थी वो फास्फोरस यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्या? डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन में क्या होगा जनाब? H2O रिलीज होगा। जब H2O रिलीज होगा तो क्या बनेगा? इसके नतीजे में फास्फोफिनोल पायरुवेट बनेगा, PEP। क्या बनेगा जनाब? फास्फोफिनोल पायरुवेट बनेगा। फास्फोफिनोल पायरुवेट जो है वो PEP बनेगा, लेकिन किसकी मौजूदगी में? एंजाइम की मौजूदगी में। और वो एंजाइम क्या होगा? एनोलेज होगा। कौन सा एंजाइम होगा? एनोलेज होगा। एनोलेज यहाँ पे वर्क करेगा, वाटर की रिमूवल होगी किससे? 2 फास्फोग्लिसरेट से। 2 फास्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फास्फोफिनोल पायरुवेट। ये फास्फोफिनोल पायरुवेट में बदलेगा और नतीजतन क्या होगा? यहां पे मजीद क्या होगा? आखिरी स्टेप होगा 10th स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ATP होगी और इसमें C3H5O6 है, ये जनाब है फास्फोफिनोल पायरुवेट। और अगेन इससे ये कन्वर्ट होगा किसमें? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट में कन्वर्ट होने की वजह से ये एक ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फोरस जो मौजूद थी उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा। जब फास्फोरस को रिलीज कर दिया जाएगा अब नतीजतन क्या होगा कि यहाँ पे हमने देखे एक ATP इधर, एक ATP इधर, ये एक G3P के रिएक्शन से 2 ATP पैदा हुए हैं, दूसरे G3P के रिएक्शन से भी 2 ATP पैदा होंगे, मतलब 4 ATPs पैदा हुए हैं। मगर 4 ATPs में से 2 हमने प्रिपरेटरी फेज में इस्तेमाल किए थे, वो निकाल दिए गए। नतीजतन जो है वो 2 ATP जो है वो प्रॉफिट में बच गए हैं। अब यहाँ पे क्या है? जब फास्फोफिनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा, इससे डीफॉस्फोरिलेशन होगी, 2 ATP जो है वो उसमें जो है वो बनेंगे, ATP की सिंथेसिस होगी, तो एट द एंड जो है वो पायरुवेट बनेगा और इस दौरान एंजाइम काम करेगा वो पायरुवेट काइनेज है। कौन सा एंजाइम है जनाब? पायरुवेट काइनेज है। ये पायरुवेट काइनेज क्या करेगा? एक तो ATP की सिंथेसिस करवाएगा, यहां पे दूसरा फास्फोफिनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, जिसका फार्मूला C3H4O3। अभी पायरुवेट का बन चुका है, ये 2 पायरुवेट बनेंगे किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज के टूटने से लेकर इस पायरुवेट बनने तक का प्रोसेस टोटली क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, या इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। तो EMP पाथवे में पहले भी आपको बता चुका, उसके साइंटिस्ट की वजह से है जिन्होंने इसको जो है वो दरियाफ्त किया था, उसकी वजह से बोला जाता है। ये सारा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के हिस्सा जो है पोर्शन साइटोसोल में वकूफ पजीर होता है। तो अगर आप लोगों को जनाब मेरा लेक्चर पसंद आया है, मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है, बायोएनर्जेटिक्स पे था, रेस्पिरेशन पे था, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम जनाब बताएंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। अल्लाह हाफिज।